नमस्कार, एमपी लाइव न्यूज़ से मैं अटल शुक्ला। सीधी बात खास मुलाकात में आज हम आपको रूबरू कराते हैं सीधी जिला चिकित्सालय में पदस्थ चिकित्सक डॉक्टर हिमेश पाठक जी से, जो ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं। वो जिला चिकित्सालय में लगातार 1 वर्ष से पदस्थ हैं और इस कोरोना काल में उन्हें कोविड सेंटर का प्रभारी बनाया गया था। जो जिला मुख्यालय में स्थित है कोविड सेंटर, उसका प्रभारी बनाया था और वो सीमित संसाधनों में कोरोना जैसी महामारी से अपने टीम एफर्ट के साथ लड़े और अंततः जीत हासिल की। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर हिमेश पाठक जी का। नमस्कार। कैसा अनुभव रहा हिमेश जी? कोरोना काल में हमारे पास उतने संसाधन भी नहीं थे और सीधी जैसी जगह में कोरोना की जो सेकंड वेव आई, जिससे पूरा देश प्रभावित हुआ और अपना ज़िला भी प्रभावित हुआ और उस समय इतनी स्थिति पैनिक हो गई थी। तो कैसे आपने पूरे सिचुएशन को हैंडल किया और क्या अनुभव रहा? देखिए, मैंने अकेले ने हैंडल नहीं किया है ना, पूरा जिला प्रशासन, पूरा स्वास्थ्य विभाग ने सबने मिलकर इसको हैंडल किया। प्रॉब्लम ये थी कि जो शुरुआत हुई, एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इस तरह से सिचुएशन बिगड़ सकती थी और हमें ज़्यादा मतलब लास्ट कोविड का जो दौर था उसके हिसाब से ही बिल्कुल डिफरेंट था। इस बार तो अचानक से ही सूट अप हुआ। पेशेंट अचानक से आ रहे थे, जो भी आ रहे थे उनका सेचुरेशन 35, 37, 40 इस तरह से होता था। वो एडमिशन हो रहे हैं और सर्टिफाई हो जा रहे हैं। वेंटिलेटर, ऑक्सीजन का सपोर्ट और ऑक्सीजन का फ्लो मीटर, ये सब चीज़ें जो उस समय पे उतनी उपलब्ध नहीं थी शुरुआती दौर पे। बाद में जिला प्रशासन के सहयोग से सारी कुछ चीज़ें हमने अवेलेबल कराई, मतलब कलेक्टर साहब के और सीएमओ साहब के सहयोग से सारी चीज़ें अवेलेबल कराई गई। शुरुआती जब वो लास्ट अप्रैल और मई का फर्स्ट वाला वीक था, वो जो ज़्यादा पैनिक था। वो व्यवस्थाओं करने में थोड़ा सा समय लगा, मगर बाद में हम लोगों ने काफ़ी अच्छा किया। 5 वार्ड थे वहाँ पे, उसमें कोविड केयर सेंटर का प्रभारी था मैं, तो वहाँ पे स्टेबल पर मरीज़ हम लोग रख रहे थे। तो बस ठीक था एक्सपीरियंस, पैनिक था, हेक्टिक था, मगर आखिरकार बाहर आ गए उससे। एक उस दौर ऐसा भी आया जब स्थिति बड़ी भयावह हो गई और ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरे देश में नहीं हो पा रही थी। ऑक्सीजन की जो अनुपलब्धता थी और सबसे ज़्यादा जो पेशेंट थे वो ऑक्सीजन की डिमांड कर रहे थे। ऐसी स्थिति में सीधी जैसी जगह में जहाँ यहाँ भी समस्या ऑक्सीजन की बराबर बनी रही और लगातार संघर्ष करने के बाद ऑक्सीजन को उपलब्ध करा पाते थे। हमारे जो कलेक्टर थे वो काफ़ी संवेदनशील थे और लगातार वो खुद नज़र रखते थे पूरे घटनाक्रम में। तो फिर कैसे आप लोगों ने ऑक्सीजन की आपूर्ति की? देखिए, ऑक्सीजन की आपूर्ति तो सब कलेक्टर साहब के सुपरविज़न में ही था और वो उसमें बहुत मेहनत करते थे। इवन कई बार मीटिंग्स लिया कलेक्टर साहब ने जिला चिकित्सालय में। वो बताते थे कि रात को 4-4 बजे तक, 5 बजे तक ट्रक को ट्रैक करते थे कि कहाँ पहुँचा, कहाँ नहीं पहुँचा। ऑक्सीजन की उतनी कमी तो नहीं आई यहाँ पे। बस हाँ, शुरुआती दौर पे लोग थोड़ा सा पैनिक थे कि अगर मैं थोड़ी देर के लिए भी ऑक्सीजन निकाल के रख दूँगा तो मैं मर जाऊँगा या मुझे कुछ हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा शुरुआती दौर में दिक्कतें थी। एक आदमी और उसका फ़्लो और ये सब, उनको नॉलेज नहीं था कि वो कितना ऑक्सीजन चाहिए, कितना नहीं चाहिए। हमने उसको 4 लीटर पे रखा, उनने उसको बढ़ा के 10 में कर दिया कि ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी, मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगा। लोगों की जो धारणा थी, सोच थी, तो शुरुआत में थोड़ा सा कुछ गड़बड़ था। बीच में ऑक्सीजन प्लांट थोड़ा सा सिंगरौली से आती थी या कहीं से भी मैनेज कर रहे थे, ये सब जिला प्रशासन ही कर रहा था। तो थोड़ा सा बीच में गड़बड़ हुआ, बाकी ऐसा कुछ आपूर्ति में कोई कमी नहीं आई और मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कुछ गड़बड़ हुई यहाँ पे। अगर हम बात करें ऑक्सीजन के साथ साथ तो रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन की भी काफ़ी डिमांड थी और जितनी डिमांड थी उतनी उसकी कालाबाजारी भी हो रही थी और लोग आपदा में अवसर तलाश रहे थे। ऐसी स्थिति में सीधी में भी रेमडेसिविर इंजेक्शन की काफ़ी डिमांड थी, तो क्या यहाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थी? बिल्कुल, इंजेक्शन्स तो अवेलेबल थे। शुरुआती दौर में पेशेंट्स ज़्यादा थे, इसलिए उसकी आपूर्ति में थोड़ा सा डिले हो रहा था। हाँ, रोज़ नहीं हो पा रहा था, मगर आपूर्ति हो रही थी और ऐसी कोई कालाबाजारी मुझे यहाँ पे तो समझ में नहीं आई और अवेलेबिलिटी भी प्रॉपर रही। और हाँ, लोग ही ज़्यादा पैनिक थे कि मुझे भी रेमडेसिविर चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, जबकि ज़रूरत उनको है या नहीं है ये डॉक्टर डिसाइड करने के बजाय लोग खुद ही डिसाइड करते थे कि मुझे लगवाना है, मुझे लगवाइए, मुझे लगवाइए। इसलिए थोड़ा सा बस वो था कि जो एक बातें हुआ करती थी कि जो हाई प्रोफाइल लोग हैं उन्हीं को लगेगा,
सांसद का फ़ोन चाहिए, विधायक का फ़ोन, ऐसा कुछ भी नहीं था। सबको इंजेक्शन लग रहे थे जिसको ज़रूरत थी। अब वो डॉक्टर डिसाइड करते थे कि किसको लगना है, किसको नहीं लगना है। तो ऐसा कुछ काला बाजारी तो नहीं था, और बाकी आपूर्ति भी पर्याप्त थी। जिसको ज़रूरत पड़ रही थी उसको इंजेक्शन लगा था। क्योंकि आप कोविड प्रभारी थे और आपके सुपरविजन में कोरोना संक्रमितों का इलाज चल रहा था, तो चूँकि आपने नज़दीक से कोरोना संक्रमितों को देखा है और महसूस किया है, और आपके सामने कई कैजुअल्टी हुई, तो जब कोई कैजुअल्टी होती थी तो अलग से उनके परिजन दबाव बनाते थे, और दूसरे भी जो पेशेंट थे वो भी कहीं ना कहीं घबरा जाते थे। ऐसी स्थिति में उस सिचुएशन को कैसे आप संभालते थे? देखिए, शुरुआती दौर में तो क्या था, पेशेंट अवेयर ही नहीं था। वो 10 दिन बुखार आ रही है, वो अपने घर पे इलाज करा रहे हैं या लोकल किसी डॉक्टर से सलाह ले रहे हैं। जब वो उनकी स्थिति काफ़ी क्रिटिकल हो जाने के बाद ही वो हॉस्पिटल में आया करते थे। हॉस्पिटल में जिला चिकित्सालय में कमरा है, 14 नंबर कमरा, जो इमरजेंसी पेशेंट जहाँ देखे जा रहे थे, तो वहाँ पे पेशेंट आते थे। अब वो ठीक है, उनको ये लगता था कि मैं जैसे पहुँचूँ वैसे ही मेरा तुरंत आदमी करता भी था उपचार, मगर एडमिशन में थोड़ा सा टाइम लगना है, और जो भी है उसमें थोड़ा लोग पैनिक होते थे। कैजुअल्टीज़ का ऐसा है कि जो डेथ हो रही थी वो सिर्फ इसलिए हुई, ज़्यादातर लोगों में डर था, और दूसरा वो काफ़ी डिले किया उनने ट्रीटमेंट शुरू करने में या यहाँ पहुँचने में, तो उसकी वजह से। बाकी जो पेशेंट यहाँ पे कई ऐसे पेशेंट्स हैं जो 30, 40, 45, 50 के ऊपर वाले सेचुरेशन वाले तो काफ़ी ठीक हो के गए हैं। तो ये नहीं था लोगों सिर्फ कैजुअल्टी होने की, जहाँ तक मुझे जो लगता है वो ये था कि डिले, ट्रीटमेंट में डिले हुआ उनके पार्ट से। हमारे पार्ट से तो ऐसा कोई डिले नहीं है, पेशेंट आता था तो हमसे तुरंत करते थे उसका। जैसे हमारे देश के वैज्ञानिकों ने कोरोना की थर्ड वेव जो आने वाली है, जो आशंकाएं जाहिर की हैं कि सबसे ज़्यादा बच्चे अफेक्टेड होंगे, तो आपका क्या मानना है बतौर चिकित्सक? वेव्स तो ऐसा है कि सेकेंड वेव, थर्ड वेव, अब ये एपिडेमियोलॉजिस्ट ज़्यादा बेहतर बताएंगे, मगर हमारा पार्ट क्या है कि मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना और वैक्सीनेशन कराना। अगर वैक्सीनेटेड हैं, अगर जिन घर में बच्चे हैं और अगर वहाँ के एडल्ट्स जिनने अपना वैक्सीनेशन कराया हुआ है, तो वो उनको बच्चों को संक्रमित करने के लिए थोड़ा सा एक प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी। जितना ज़्यादा बच्चों को अभी वैक्सीनेशन होना नहीं है, तो उनके लिए बचाव का भी सिर्फ एक ही साधन है कि उनको संक्रमित ना होने दिया जाए। तो कैसे ना, या तो उनको मास्क लगाएं, घर में मास्क घर में ना लगाएं फिर भी, मगर बाहर अगर जाएं अननेसेसरली बाहर ना जाएं। जैसे अभी देख रहे हैं माहौल यहाँ पे कि जैसे ही थोड़े से केसेस कम हुए हैं और अभी कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स नहीं आ रहे हैं, तो लोगों ने बिल्कुल ये मान लिया है कि अब पूरा ख़त्म हो गया। तो ऐसा नहीं मानना चाहिए, और वैक्सीनेशन ही एक की है जिससे इसकी चेन को ब्रेक किया जा सकता है। वैक्सीनेटेड हो जाएंगे, 70% से ज़्यादा वैक्सीनेटेड लोग रहेंगे, तो फिर वैसे भी एक चेन जो है वो ब्रेक हो जाएगी। तो फिर संक्रमण का थोड़ा, अब जिस तरह से माहौल लग रहा है तो वेव आने की संभावना, मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं एक एक्सपर्ट के नाते, मगर एक नॉर्मल एक आम इंसान की तरह भी अगर सोचे ना, तो जिस तरह से लोगों ने केयरलेसनेस दिखा रहे हैं उसके हिसाब से वेव आने की संभावना तो लगती है। अगर आपकी बात करें, चूँकि आप नाक कान गला रोग विशेषज्ञ हैं, सीधी जिला चिकित्सालय में पदस्थ हैं बतौर चिकित्सक, तो किस तरह का अनुभव रहा अभी तक सीधी जिले में? किस तरह के पेशेंट ज़्यादा आते हैं? नाक कान गला में सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कौन सा पार्ट अभी तक आपको मिला, उस तरह के पेशेंट आए? देखिए, अभी लोगों को उतना जानकारी नहीं है कि हाँ ठीक है, यहाँ पे ENT स्पेशलिस्ट हैं। प्रभावती मैडम हैं, वो ट्रीटमेंट करती थी, मगर वो एज ए ऑफ पोस्टेड हैं यहाँ पे जिला चिकित्सालय में। सबसे ज़्यादा पेशेंट कान के ही आते हैं। कान एक ऐसा ऑर्गन है जिसको हम देख नहीं सकते, है ना, उसके लिए देखने के लिए एक यंत्र चाहिए जो अंदर तक देख पाएँ। नाक और मुंह तो फिर भी खुलवा करके देखा जा सकता है। कान जो है एक ऐसा पार्ट है जिसको देखने के लिए ओटोस्कोप की आवश्यकता होती है। तो सबसे ज़्यादा पेशेंट होते हैं उसी के, और ज़्यादातर पेशेंट हैं जो थोड़ा सा ग्रामीण इलाकों के, जो लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है ना, और अनहाइजीनिक, कान बह रहा है, उनको लगता है कि ठीक है बह रहा है, ठीक हो जाएगा अपने आप, या कि इसमें बहुत ज़्यादा इलाज करने की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ऐसे लोगों में थोड़ा सा, और ये बच्चे दूर ग्रामीण के इलाकों के जो बच्चे हैं, अवेयरनेस उतनी है नहीं, किसको दिखाना है किसको नहीं दिखाना है। वो लोकल डॉक्टर के पास में जाके ट्रीटमेंट उसका ले लिए, अब वो लगातार बाहर जा रहा है। लंबे समय तक कान बहने से फिर वो
कान की हड्डियाँ को गला सकता है, उसके बाद वो ब्रेन की भी जो स्कल बेस है उसको भी गला सकता है, इवन ब्रेन तक में बीमारी जा सकती है। तो मतलब इतना लाइटली लेने की ज़रूरत नहीं है कि सिर्फ कान बह रहा है तो ठीक है कोई बात नहीं, सलाह लेनी चाहिए। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि अभी ज़्यादा अवेयरनेस भी हो जाएगी और लोग जानते नहीं हैं, देखते हैं धीरे धीरे। उम्मीद है कि आपके निर्देशन में लोग जागरूक होंगे। अभी हमारी बात सीधी जिला चिकित्सालय में पदस्थ चिकित्सक ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर हिमेश पाठक जी से हुई, जो लगातार कोरोना काल में कोविड सेंटर के प्रभारी थे और उनके निर्देशन में कहें या उनके टीम वर्क से पूरी टीम के साथ वो कोरोना महामारी से लड़े और अंततः जीत हासिल की। जबकि सीधी जैसी जगह में संसाधन उस तरह के नहीं थे, बहुत कम संसाधन में इन्होंने बहुत बड़ी जीत हासिल की है। साथ ही वो लगातार नाक कान गला रोग के विशेषज्ञ हैं, तो उस तरह के पेशेंट जिला चिकित्सालय में भी आते हैं और उनसे भी व्यक्तिगत तौर पर सलाह लेते हैं और उन्होंने उचित सलाह उन लोगों को समय समय पर दिया है। और उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ सबसे ज़्यादा कान से रिलेटेड पेशेंट आते हैं और ज़्यादा अफेक्टेड हैं। कान जो एक अंग है वो काफ़ी संवेदनशील है, वो व्यक्ति की नज़र वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है, जिसके कारण लोग बारीकी से उसका पता नहीं लगा पाते हैं। जब कोई समस्या होती है, दर्द होता है या और कोई कारण होता है, तभी डॉक्टर के पास आते हैं। तो लगातार वो जागरूक भी कर रहे हैं और ऐसे पेशेंटों का इलाज भी कर रहे हैं और उम्मीद है कि उनके निर्देशन में पूरा जिला उनकी सेवाएं लेगा और उस बीमारी से मुक्त होगा। आगे भी हम समय समय पर उनसे नाक कान गला के विशेषज्ञ तो उस अंग की जानकारी और उससे उपाय, इलाज के उपाय के बारे में लेते रहेंगे और उनकी अपडेट्स आप तक देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।